जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। एक खास सियासी दल ने मुल्क में नफरत को जनरलाइज करने के बाद अब इंडियन सोसाइटी में बुजदिली और कायरता को जनरलाइज करने का तमाशा शुरू कर दिया है। सिर्फ कुछ चुनाव जीतने के लिए यह सियासी दल भारत के गुरूर, जज्बातों, मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह धूल में मिलाने पर आमादा है। अगर इंसान के तौर पर जिंदा रहना है तो इस सियासी दल से लंबी दूरी रखने की जरूरत है। लेकिन इन ठगों को पता है कि मुल्क की सोसाइटी को मजहब का चूरन चटाकर भक्त बनाया जा सकता है, और भक्त बनाने के लिए पहली शर्त अखंड बेवकूफ होना जरूरी है। अभी गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं तो सेवक हूं, मैं तो सेवादार हूं। जरा सोचिए, जो शख्स दिन में 10 प्रोग्राम में शामिल होकर फोटो सेशन के लिए 10 बार नए कपड़े बदलता हो, जिस कपड़े को एक बार पहन ले उसे दोबारा छूता भी ना हो, वो कितना बड़ा सेवक होगा। नरेंद्र मोदी के गुजरात चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान हुए गुजरात दंगों का पोस्टर बॉय अशोक मोची तो याद ही होगा आप लोगों को। दरअसल अशोक मोची को भी लगता रहा होगा कि दंगा करके हिंदू बहुत मजबूत हो जाता है। गुजरात दंगे में तलवार लेकर पोस्टर बॉय बन गए थे। आज पछता रहे हैं कि मोदी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। हर दंगाई की नियति यही है। अगर आप भी मन में किसी के लिए जहर भरे घूम रहे हैं तो अशोक मोची से सबक ले सकते हैं। दोस्तों, 2002 दंगों में अशोक मोची पोस्टर बॉय बने, पर अशोक मोची जहां पहले थे आज भी वहीं पड़े हुए हैं। दंगों के दौरान 1500 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल हुआ, तमाम हिंदुओं की भी मौत हुई, लेकिन सत्ता की मलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिली। मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, उनकी गद्दी के नीचे हजारों अशोक मोची पछताते हुए जिंदा हैं और न जाने कितने बेगुनाह दुनिया छोड़ चुके हैं। अभी कल ही की बात है कि कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान की फुटबॉल टीम ने ईरानी औरतों के सपोर्ट में ईरान का नेशनल एंथम गाने से इनकार कर दिया। ईरान की मौजूदा सत्ता के खिलाफ वहां के फुटबॉल खिलाड़ियों ने जो हिम्मत दिखाई है, भारत जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क में किसी भी नेशनल टीम से ऐसी उम्मीद करना एक ख्वाब जैसा है। जहां सैकड़ों लोग मर भी जाएं तो क्रिकेटर और बॉलीवुड के लोग एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। दरअसल ऐसा महसूस होता है कि एक सियासी दल ने शायद भारत को बेवकूफों के मुल्क में तब्दील करने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि इसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। जरा सोचें कि बेवकूफी का आलम यह है कि तकरीबन 130 करोड़ लोगों वाले इस देश में कैसे एक आदमी लाखों का सूट बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूं और मुल्क की अवाम उसे गरीब मान भी लेती है। भारत अगर बेवकूफों के मुल्क में तब्दील नहीं होता तो सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए जैसी एजेंसियां और एससीईसीसीएजी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जिस एक शख्स की कठपुतली है, वो आदमी कहता है कि मुझे सताया जा रहा है और लोग इस बकवास को भी सच मान लेते हैं। भारत बेवकूफों के मुल्क में तब्दील हो चुका है। नहीं तो जिसके पास संसद में भारी बहुमत हो, जिसकी पार्टी 22 स्टेट्स में सत्ता में हो, वो कहता है कि अपोजिशन उसे संसद में काम नहीं करने दे रहा है, तो लोग इस तमाशे पर भी भरोसा कर लेते हैं। भारत अगर बेवकूफों का देश नहीं होता तो जो करप्शन में जेल काट चुके लोगों को टिकट देकर भी कहता है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, लोग उसे भी सही मान लेते हैं। भारत बेवकूफों का देश बन चुका है, इसीलिए जिसकी हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो कहता है कि दुश्मन उससे कांप रहा है, और लोग गर्व महसूस करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये सच है।
भारत बेवकूफों का देश है, इसीलिए जिसके राज में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी करी हो, फिर वो कहता फिरे कि उसने किसानों को खुशहाल बनाया है, और लोग इस तमाशे को भी सच मान लेते हैं। सोचिए, बेवकूफी का आलम यह है कि जिसके स्टेट में, जिसके राज में बलात्कार की वारदातें रोजाना नई ऊंचाइयां छूते हुए रिकॉर्ड्स कायम कर रही हो, फिर भी वो कहता है कि उसका बेटी बचाओ अभियान कामयाब है, और लोग इसे भी सच मानकर तालियां बजाते हैं। कालाबाजारी को खत्म करने का दावा करके नोटबंदी करने वाला छोटी बड़ी लाखों भारतीय कंपनियां बंद करा करके 2.5 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार करके कहता है कि नोटबंदी कामयाब रही, और लोग इसे भी सच मानकर वाह वाह करने लगते हैं। मुल्क के प्रधानमंत्री कोरोना महामारी जैसे डिजास्टर में सरकार की तरफ से करे गए अरेंजमेंट्स के बारे में जानकारी देने की बजाय लोगों से ताली थाली बजाने की अपील करते हैं, और लोग अपनी छतों, अपनी बालकनियों, गलियों में जुलूस लेकर निकल जाते हैं। जरा सोचिए, जहां सरकार लोगों के पीने का साफ पानी का इंतजाम करने में भी फेल है, वहीं शाही स्नान के नाम पर करोड़ों का खर्च करती है। दरअसल बेवकूफों को मजहब, जाति, गोत्र, खाब, ब्लाइंड फेथ, फर्जी नेशनलिज्म, कास्ट और रिलीजन के बेस पर नफरत जैसे तोहफे हमेशा से पसंद आते रहे हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विसेज जैसी बुनियादी जरूरतें बेवकूफों को नहीं दिखाई देती हैं। जो रोज दूसरों को गाली देता है और जो उसके गलत पॉलिसीज का विरोध करे उसे जेल भेज देता है, वो अपने को विक्टिम साबित करके कहता है कि वो रोज 2 किलो गालियां खाता है, और भारत के लोग उसके इस तमाशे पर भी यकीन कर लेते हैं। खैर दोस्तों, बेवकूफ बनाने वाले सियासी तमाशे से हटकर अगर हकीकत पर नजर डालें तो एक और बेवकूफाना खेल से पर्दा उठता नजर आ रहा है। दरअसल लद्दाख वापस धारा 370 लागू करने की मांग के साथ सड़कों पर उतर आया है। अब की बार धारा 370 की मांग बहुत कौम कर रही है। ये वही बहुत कौम है जो धारा 370 हटाने की हिमायत कर रही थी और मुसलमानों की मुखालिफत कर रही थी। अब की बार बौद्धों ने 370 वापस लेने के लिए मुसलमानों को अपने साथ शामिल कर लिया है। हालांकि गोदी मीडिया से यह खबर गायब कर दी गई है। पूरे लद्दाख की मांग है कि लद्दाख को कंप्लीट स्टेट का हक मिले, लद्दाख में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का हक ना मिले, और लद्दाख में सिर्फ लोकल लोगों को ही नौकरी मिले। साथ ही लद्दाख में बाहरियों को बसने भी ना दिया जाए। खैर, अब तो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत में अपनी जिंदगी खराब करके, यानी यूं कहे कि सब कुछ लुटा कर होश आया तो क्या फायदा। खैर, बात बेवकूफ बनाने वाली सियासत की हो रही है, इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा अवाम को डबल इंजन की सरकार के नाम पर ठग रही है, और बेवकूफ बनाने को तैयार ना हुए तो धमकी भी दे रही है। दोस्तों, प्रदेशों के चुनाव में जनता को सीधे सीधे बेवकूफ बनाने और धमकाने का नया सियासी तमाशा बाजार में आया है, यानी डबल इंजन वर्ड का इस्तेमाल, जो साफ तौर से कहता है कि बीजेपी को नहीं जिताया तो तुम्हारा प्रदेश बर्बाद कर दूंगा। दरअसल डबल इंजन का सिस्टम तो 1950 से ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक इंजन केंद्र सरकार है, दूसरी स्टेट की सरकार है। दोनों ही सरकारें एक डायरेक्शंस में काम करती हैं। प्रदेश आगे बढ़ता है तभी देश बढ़ता है। फिर यूं हुआ कि भक्तों को ढूंढा गया और 2014 में भारत की सरकार बदल गई। आपको बता दूं कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार अपना अपना टैक्स इकट्ठा करते थे और अपना अपना काम करते थे। मतलब भारत सरकार सेना की सैलरी देता था और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूलों की सैलरी देती। भारत सरकार नेशनल हाईवे बनाती तो स्टेट बाकी के रोड रास्ते बनवाती। फिर मोदी सरकार ने 2018 में जीएसटी लागू किया और स्टेट के हाथ से टैक्स का पावर छीन लिया गया। अब सारा पैसा भारत सरकार वसूलती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का भी जहां पर बीजेपी की सरकार होती है उस स्टेट का रेवेन्यू शेयर जारी कर दिया जाता है, और जहां ऑपोजिशन की सरकार होती है उसका पैसा लटका दिया जाता है। सारे नियम, कायदे, वादे और मॉरल जिम्मेदारी को ताक पर रखकर पैसा होल्ड कर दिया जाता है। यही डबल इंजन धमकी का सीक्रेट है।
तो जब जब डबल इंजन की सरकार का जुमला बोला जाए तो आप लोग समझ ले कि ये वोटर को इनकी सीधी सीधी धमकी है कि हमारे तमाशे पर बेवकूफों की तरह तालियां बजाओ, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर हम हारे तो तुम्हारे स्टेट को पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देंगे, हारे तो हर प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा देंगे, हारे तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में भेज देंगे, तुम्हारे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को फंसा देंगे, मंत्रियों को फंसा देंगे, पूरी स्टेट मशीनरी को तंग कर देंगे, तुम्हारे स्टेट को कोई सेंट्रल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बीजेपी को हराया तो स्टेट के मामूली मुद्दों को उछाल उछाल कर मीडिया देश भर में बदनाम करेगा। हारे तो विधायकों की तोड़फोड़ होगी, सरकार काम करने पर कम और अपना वजूद बचाने को ज्यादा परेशान रहेगी। बीजेपी हारी तो तुम्हारी स्टेट की सरकार के फैसले कोर्ट में डालकर 5 साल के लिए उलझा दिए जाएंगे। बीजेपी हारी तो तुम सड़क को तरसोगे, हॉस्पिटल, बिजली, पानी को तरसोगे, नौकरी, रेल, अनाज के अलॉटमेंट्स, दवाओं और हर उस मामूली चीज को तरसोगे जो 70 साल में तुम अपना हक समझ बैठे थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मोदी सरकार बताना चाहती है कि वो ही मेन इंजन है। अब दूसरा इंजन उसकी पसंद का नहीं चुना तुम लोगों ने तो मेन इंजन उल्टे डायरेक्शन में दौड़ने लगेगा। 5 साल न स्टेट चलाऊंगा ना चलाने दूंगा। दोस्तों, सियासत कम अल्फाज में बड़ी बातों का इशारा देने का हुनर है। सत्ता में मौजूद नेताओं को कहने की अदा आती है, आपको भी समझने का हुनर आना चाहिए। कम अल्फाज में लंबी धमकी समझ में आनी चाहिए और साथ ही समझ में आना चाहिए कि छोटा इंजन कितनी बार ही बदल ले, मेन इंजन बदले बगैर बेवकूफों के मुल्क में तब्दील हो रहे भारत को वापस पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।